स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। यूरोप के सारे देश इतने शांति प्रिय देश लगते हैं हमको, और मैं आपको बता दूं कि यूरोप जो है वर्ल्ड की डेडलीस्ट आर्मी बनाने जा रहा है। वो वेपन्स प्रोड्यूस करने वाला है ऑन मास स्केल। बट ऐसा क्यों हो रहा है? वो यूरोप जो हमारे क्लाइमेट चेंज, कार्बन टैक्स, पीस, स्टेबिलिटी की बात करता था, अब वो इतनी डेडलीस्ट आर्मी बनाने क्यों जा रहा है? थोड़ा हमें इसको जानेंगे और डिकोड करेंगे। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 क्या था? एक यूरोपियन वॉर था। तो वॉर की जो शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 की, वो यूरोप में होती है और यूरोप के सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम देखते हैं कि अमेरिका का पार्टिसिपेशन आता है और बहुत लेटर स्टेज में इंडिया का भी पार्टिसिपेशन आता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। लेकिन मेजरली वर्ल्ड वॉर 2 भी यूरोप का ही वॉर था। आप देखिए उस समय किस तरीके के लीडर्स बातें करते थे। एडोल्फ हिटलर कहते थे, द फेट ऑफ यूरोप लाइज अपॉन द एज ऑफ आवर स्वॉर्ड। पूरे यूरोप का भविष्य हमारी तलवार की धार पर है। विंस्टन चर्चिल कह रहे थे कि हम लड़ाई करेंगे, हर जगह लड़ाई करेंगे, हम बीचेस पे लड़ेंगे, हम हवाई अड्डों पे लड़ाई करेंगे, लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। स्टालिन कहते थे, वी डू नॉट फियर डेथ, मौत पसंद है हमको, फॉर बिफोर डेथ वी शैल डिस्ट्रॉय द एनिमी। ये था यूरोप का आइडियोलॉजी वर्ल्ड वॉर 2 तक। वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी तबाही मची, उन्होंने इतना ज़्यादा देखा इस मंजर को कि उन्हें समझ में आया कि दुनिया इस तरीके से बचाई नहीं जा सकती है। वॉर जो है, सिर्फ वॉर किसी एक देश के लिए ख़राब नहीं है, पूरे प्लैनेट के लिए ख़राब है। इसलिए यूरोप ने अपनी सोच बदली और जो भी वहाँ पर थे सारे लीडर्स ने एक साथ बोला कि नहीं, हमें शांति चाहिए, हमें फियर नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है और लेट 50s तक मैसेज एकदम सिंपल था, रीबिल्ड यूरोप। हमें यूरोप को रीबिल्ड करना है और दुनिया में एक शांति संदेश पहुंचाना है। यूरोप की जो कंपनियां पहले वेपन्स मैन्युफैक्चर करती थी, चाहे वो बोफोर्स हो, जिसको आज आप फॉक्सवैगन जानते हो, जो कार बना रही है, वो एक टाइम पर उनके लिए टैंक्स बनाती थी। तो टैंक बनाने वाली कंपनीज अब ट्रक बनाने लग गई और उनकी सारी जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, कोई ऑटोमोबाइल्स या सिविल मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील हो गई। आज यूरोप दोबारा उस जगह पे जाना चाहता है। उन्होंने एक समय रीबिल्ड यूरोप किया। आज भी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W की बात करता है यूरोप की, बहुत अच्छे से किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, कनेक्टिविटी डेवलप की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें कोऑपरेशन की जरूरत है, कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं है, और उसी से आएगी प्रॉस्पेरिटी ग्लोबल स्टेज पर। तो 1950 के बाद से जो यूरोप था अब तक, वो यूरोप एकदम शांति प्रिय देश था और शांति संदेश पहुंचा रहा था। 1960s और 70s में भी रियलाइजेशन होता है कि पीस वाजंट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ वॉर। सिर्फ लड़ाई करना या कॉन्फ्लिक्ट करने से ही पीस का मतलब नहीं है, लेकिन इस प्लैनेट को बचाने का मतलब है, बट द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ। आज आप देखोगे वहां पे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें शांति चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। यूरोपियन यूनियन एक तरीके का कार्बन टैक्स भी लेकर के आ रही है। आप देखोगे यूके के प्राइम मिनिस्टर 1968 में कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर आर्म से उतना खतरा नहीं है, चैलेंज है कि हम कैसे हवा को शुद्ध रखें और पानी को साफ रखें। तो हवा और पानी को क्लीन करने की बात चल रही थी, वॉर्स की और न्यूक्लियर आर्म्स की बात नहीं चल रही थी। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर 1972 में कहते हैं, वॉर अगेंस्ट नेचर इज अ वॉर अगेंस्ट फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज क्या हो जाता है यूरोप कि वो फिर से अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को बनाने जाता है। आज फिर जर्मनी बनाएगा बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और टैंक्स लड़ाई के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझना है हमको। क्योंकि आप देखोगे उन्होंने अपना सारा सिक्योरिटी का जिम्मा दे दिया था नाटो को। आप यूरोप के सारे देशों को उठाकर के देखोगे, आज एक होड़ छिड़ गई थी कि हम नाटो के मेंबर बनते हैं और नाटो जो लेड बाय यूएसए है वो जिम्मेदारी लेगा हमारी सिक्योरिटी की। लेकिन अभी रिसेंटली ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा बहुत क्लियरली कि नाटो जो है वो आपके साथ है, लेकिन आप जो अपनी सिक्योरिटी है वो आउटसोर्स मत कीजिए, आपको अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा खुद लेना पड़ेगा। यूरोप्स न्यू रियलिटी, ट्रंप छोड़ेंगे तो नहीं नाटो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसके बजट को कट करना शुरू कर देंगे। अब यूरोप को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी की। सो यूरोप ने बात समझ ली कि जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया 2022 में और देखा कि ट्रंप
बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे थे यूक्रेन की, तो कभी वो रशिया से भी दोस्ती कर रहे हैं, और एक डिप्लोमेटिक एंगल से आज डिप्लोमेसी को जरूरत है फिर से दोबारा डिफेंस सिस्टम को खड़ा करने की। ये चीज यूरोप ने रियलाइज की बहुत अच्छे से, और उन्होंने कहा कि सेफ्टी कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। यूरोप को पता चल रहा है कि बढ़ते डिस्टेबिलिटी की वजह से, बढ़ते एस्केलेशन की वजह से, जैसे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, उसमें यूएसए ने क्या किया, वहां पर बंकर बस्टर मिसाइल्स ले जा करके ईरान में उन्होंने गिरा दी। तो यानी कि यूएसए का बहुत बड़ा रोल है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, और यूरोप को पता है अपनी हिस्ट्री कि हम जब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मिसाइल्स, ड्रोन्स, एरोज, इंटरसेप्टर्स, तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। अगर हमें दुनिया में अपने एग्जिस्टेंस पे जाना है तो रशिया, वेस्ट एशिया, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए हमें किसी बाहरी देश की जरूरत नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ेगा। ये सोच है यूरोप की, और ये चीज कॉन्क्रीट होती दिख रही है उनके प्लान्स में। आज वो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रशिया यहां पर अटैक कर रहा था। आप देखो कि बेलारूस जो कि रशिया की तरफ है, यहां यूक्रेन में, क्रीमिया तो उसने 2013 में ही आक्रमण करके ले लिया और यूक्रेन में घुस गया, और अब तक वॉर चल रहा है, एक कन्वेंशनल वॉर चल रहा है जिसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रशिया इन्वेड कर रहा है, और दुनिया का कोई भी देश कुछ कर नहीं पा रहा है। आज की डेट में पोलैंड, आप देख रहे होंगे, पोलैंड, उसको लगता है कि वो एक बॉर्डर स्टेट बन गया है यूरोप का। आप समझ रहे हैं, जैसे भारत में बॉर्डर स्टेट होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हम बॉर्डर स्टेट कहते हैं, वहां पे सिक्योरिटी बहुत पुख्ता रखनी पड़ती है। उसी तरीके से पोलैंड अब अपने टैंकर्स को खूब ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके पास इतने टैंक्स इकट्ठा करने वाला है जितने जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन के पास नहीं होंगे, क्योंकि ये एक यूरोप का बॉर्डर स्टेट बन रहा है। आप भी बताइए, क्या इंडिया को भी जरूरत है कि अपने बॉर्डर स्टेट को, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके तहत बहुत तेजी से बिल्ड करना चाहिए डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ? यूएस ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय तो किए हैं, बहुत सारी जगह पे यूएस ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए, बट बॉर्डर स्टेट पे आज भी मिसिंग है। तो यूरोप अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचता है यहां पर, और वो कह रहा है कि अब हम जो है अपना एक नया रेडीनेस प्लान ले आएंगे। 2030 तक वो रेडीनेस प्लान ले आ रहे हैं। व्हाइट पेपर रेजोल्यूशन उनका आ चुका है, और वो अपने आप को उस प्लान का नाम दिया उन्हें रीआर्म। दोबारा आर्म्स हम इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे यूरोप के लिए। 2030 तक उन्होंने रीआर्म रेडीनेस प्लान लाया है। उसके बजट में वो लगभग 8 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक फिगर बताऊं, 8 बिलियन यूरो जो है भारत के बजट का लगभग 7 गुना है, 7 टाइम्स। इतना हैवी स्केल पर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि इंडिया में भी किया जा सकता है? क्या इंडिया में भी किया जाना चाहिए? अगर यूरोप अपनी तैयारी पूरी रख रहा है, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यूरोप जैसा शांति प्रिय देश जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रियलाइज कर चुका है, तो क्या इंडिया को भी अपने डिफेंस में हैविली इन्वेस्ट करना चाहिए? डिफेंस फंडिंग वाया फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट लोन्स के तहत हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लोग इसमें और तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब वो सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर की तरफ जा रहे हैं। सेफ्टी एक्शन फॉर यूरोप, उसके लिए उन्होंने बनाया है 150 बिलियन यूरोज का, जिसके थ्रू वो जॉइंट प्रोक्योरमेंट करेंगे, लोन ले सकते हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, उन पर डेट बहुत ज्यादा है, तो उनको लोन लेने के लिए अलग से उन्होंने 150 बिलियन यूरोज का एक कॉर्पस तैयार किया है। आप देखो, लूजिंग यूरोपियन यूनियन फिस्कल रूल, उनका एक फिस्कल कंसोलिडेशन का रूल था कि कोई भी जो देश है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वो डिफॉल्ट ना कर जाए अपनी इकोनॉमी पे। तो उन्होंने कहा है कोई बात नहीं, अब आप एक्स्ट्रा 1.5% जीडीपी इंक्रीज कर सकते हो डिफेंस के लिए। क्यों कहा है ऐसा? यूरोप को अब यह भी दिख रहा है कि यूरोप आज की डेट में क्या कर रहा था, बहुत सारे आर्म्स इंपोर्ट कर रहा था। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट के हिसाब से कि यूरोप डिफेंस पुश जो है उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ जाएगी। अब यूरोप वो आर्म्स एंड एमिनिशन बना करके देश विदेश में सेल करेगा, खुद की कैपेबिलिटी बिल्ड करेगा, जिसके तहत आज जो 2% की डिफेंस स्पेंडिंग है उसको 1.5% बढ़ा करके वो चाहते हैं 3.5% पे पुश कर देना। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बजट में एक्स्ट्रा एलोकेशन करिए इसका, डिफेंस का, और इसकी वजह से वहां की जीडीपी भी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको पुश करना शुरू किया है। जर्मनी, एक टाइम था जर्मनी का जब वहां पर 7,000 से ज्यादा टैंक्स थे, 500,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे। अब महज उनके पास 1,80,000 सोल्जर बचे हुए हैं। अब वो फिर से अपने सोल्जर्स को बढ़ाएंगे, अपने टैंक्स को बढ़ाएंगे, और अब वो सिर्फ मर्सिडीज, BMW या फॉक्सवैगन जैसी कार मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, अब वो टैंक्स मैन्युफैक्चर करेंगे।
ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक प्लान लाया, ज़िटेन वेंडे प्लान, जिसको कहते हैं ज़िटेन वेंडे प्लान, यानी कि समय को उल्टा कर देना। वो चाहते हैं कि वो जो पीसफुल समय जा रहा था जर्मनी का, 1992 का टाइम याद कीजिए, वो लीड कर रहे थे क्लाइमेट डील्स को, रियो अर्थ समिट को, और अब वो समय को पलटना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि हम फिर से वापस जाएंगे और हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, टैंक्स, मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स को बढ़ाएंगे। वहां पे जो नए वाइस चांसलर आए हैं उन्होंने कहा है रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, डिफेंस लाइंस के तहत अब जर्मनी अपने आप को रीयूनिफाई करने जा रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने जा रहा है। जर्मनी पे सवालिया निशान था, जरा समझिएगा इस बात को। जब सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर, तो रशिया ने कहा कि हम तो नॉर्ड स्ट्रीम गैस लाइन बाल्टिक सी के थ्रू जर्मनी को एनर्जी दे रहे हैं, अगर ज्यादा बोला यूरोप ने तो हम उस एनर्जी की पाइपलाइन बंद कर देंगे। यह सवाल उठता रहा जर्मनी पर कि आपने अपने देश की सॉवरेनिटी बेल आउट कर दी है रशिया को। रशिया जिस समय चाहे आपकी देश की इकोनॉमी को हिला सकता है। तो आज जर्मनी अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री टर्म्स में, जिसके लिए उसने 2% अपना जीडीपी का बढ़ाया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। पोलैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलैंड अब एक बॉर्डर स्टेट की तरह हो गया है यूरोप के, और उसने महज 3 साल में 2022 के बाद से, ये जो मैं प्लान बता रहा हूं आपको 2025 में लॉन्च किया गया है यूरोप ने, लेकिन 2022 से ही पोलैंड ने अपने जीडीपी को बढ़ाना शुरू कर दिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, और 2.7% से बढ़ा करके 4.7% कर दिया, और टारगेट है 5% जाने का। 5% इंक्रीज कर रहा है वो बजट में सिर्फ डिफेंस के लिए। आप समझ लीजिए, जहां पर वो 1000 से ज्यादा मॉडर्न टैंक्स ले आएगा। उसने साउथ कोरिया से K2 मिसाइल्स, K2 टैंक जो है बहुत सारे प्रोक्योर किए हैं। साउथ कोरिया के 180 टैंक मंगा लिए उन्होंने। टारगेट है उनका 1000 टैंक से भी ज्यादा जाने का। यूरोप, वहां पे स्वीडन में कॉन्स्क्रिप्शन लाया गया। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब सिटीजन्स को कहा जाएगा कि आप जो है आएंगे और अपने देश की सेवा के लिए सोल्जर के रूप में अपनी ड्यूटीज पूरी करेंगे। वो आपको करनी ही पड़ेंगी। जैसे हमारे भारत देश में फंडामेंटल ड्यूटी है, वैसे ही इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी ये कॉन्स्पिरेशन है देश की सेवा करने के लिए। तो कॉन्स्क्रिप्शन लाया गया है ताकि वो अपने सोल्जर्स की संख्या बढ़ा सकें। बढ़ा करके वो 1,15,000 कर देंगे 2030 तक। डिफेंस स्पेंडिंग उन्होंने भी जीडीपी बढ़ा दिया, 2.6% से बढ़ा दिया, और जर्मन लेपर्ड टैंक्स और बहुत सारी चीजें वो खरीदने लग गए। वो साइबर सिक्योरिटी में भी खरीद रहे हैं और आर्टिलरी में भी खरीद रहे हैं। लिथुआनिया ने भी अपना बजट बढ़ा के 3% कर दिया जीडीपी का, और वो जर्मनी से बहुत सारे मिसाइल्स, टैंक्स इंपोर्ट कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें, आप सोच रहे हो कि सारे देश क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? जी, जो कैपेबिलिटीज जर्मनी के पास थी वो कैपेबिलिटीज लिथुआनिया या स्वीडन के पास नहीं है। लेकिन यूरोप ने एक प्लान बनाया है, उसको कहते हैं जॉइंट एक्शन प्लान। उसके तहत वो चाहता है कि हम सब एक दूसरे से ही प्रोक्योर करें, हम किसी बाहरी देश से प्रोक्योर ना करें। जिसके लिए आप देखोगे स्पेन ने क्या किया। स्पेन ने यूएसए से कहा कि हम आपके फाइटर जेट्स नहीं लेंगे, स्क्रैप्ड F-35 ऑर्डर्स। जैसे कि भारत ने मना कर दिया F-35 जेट्स के लिए, इंडिया ने कहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम खुद बना सकते हैं। वैसे ही स्पेन ने कहा कि अब हम लोकल इंडस्ट्रियल चीजें खरीदेंगे जो कि यूरो फाइटर्स हैं, जो यूरोप में मैन्युफैक्चर हो रहा है। हमें यूरोप की इकोनॉमी को ग्रो कराना है। इसी के तहत मैंने आपको बताया कि 150 बिलियन यूरोस का एक कॉर्पस फंड बनाया गया है, जिसमें ये लोग लोन भी ले सकते हैं। स्पेन ने भी 2% से अपने नाटो टारगेट को बढ़ा दिया है। मैक्रोन और मेलोनी, आप जानते हैं, ये लोग भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। फ्रांस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्पेंडिंग 2%, 1.9% से बढ़ा करके 2.6% डिफेंस बजट। और इटली ने प्लेज किया है डबल द डिफेंस बजट, 4 साल में डबल कर देंगे डिफेंस बजट। सो सारे यूरोप के देश, तटीय देश भी, बॉर्डर स्टेट भी और जर्मनी जैसे स्टेट भी इसमें लग चुके हैं पूरी तरीके से। इसका इंपैक्ट क्या होगा जियोपॉलिटिक्स पे? क्या लगता है कि अगर यूरोप सशक्त हो जाएगा पूरे मिलिट्री कैपेबिलिटीज से और यूरोप का मैसेज क्लियर होगा वर्ल्ड को, तो अमेरिका की जरूरत कितनी होगी? अब अमेरिका क्या करेगा, इंडो पैसिफिक रीजन में चला जाएगा। मोर कैपेबल यूरोप इनेबल करेगा यूएसए को कि वो इंडो पैसिफिक थिएटर्स में आ जाए। तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा यूएसए का, और इंडिया का रोल एज अ डिफेंस पावर उभर के आना चाहिए। इंडिया को भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा। यह है कि सवाल आज हम पीस और सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए सब लोग बना रहे हैं मिसाइल्स, लेकिन मिसाइल बढ़ने से मिसट्रस्ट भी बढ़ेगा। हम क्या एक दूसरे दौर की तरफ जा रहे हैं जहां पर
हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, मिसाइल इंक्रीज करेगा मिसट्रस्ट को, और जो वेस्ट एशिया में जो डेटरेंस क्रिएट करने वाला है, क्या वो और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा? जो एक बैलेंस क्रिएटेड था वेस्ट में, जैसे कि आप यूएसए देख सकते हो वेस्ट में, और ईस्ट में चाइना, रशिया, इंडिया, इसके बीच में यूरोप कहीं ना कहीं मिसिंग था, जो कह रहा था शांति, कोऑपरेशन, पीस, यूनाइटेड नेशंस। अगर वो भी आर्म्स एंड एमिनिशन से हो जाएगा तो मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सवाल यह भी उठता है कि जिन देशों पर इतना ज्यादा लोन है, डेट है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये अपने बजट को किस तरीके से पुश कर पाएंगे? ये क्या अपने डिफेंस को और ज्यादा कैपेबिलिटीज को बढ़ा पाएंगे? क्या लोन और बढ़ेगा? लोन के बढ़ने से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, नागरिकों पर भी दबाव बढ़ता जाएगा। तो ये जो डिफेंस बैंक बनाने की बात चल रही है कि एक सिर्फ डिफेंस की कैपेबिलिटीज के लिए बैंक बनाएंगे, वो कितना कारगर हो सकता है? एक और सवाल उठता है कि कौन इनको रेगुलेट करेगा? क्या इनको नाटो रेगुलेट करेगा या यूरोपियन यूनियन रेगुलेट करेगा? इन सारे देशों में भी हमने देखा एक तरीके का पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है, अलग अलग है ये। इन सबकी आइडियोलॉजीज यूरोप में होने के बाद भी अलग अलग है। आपने ब्रिटेन को देखा ब्रेग्जिट लेते हुए, उसके लिए बहुत सारी चीजें हुई। उसी तरीके से एक यूनिफाइड यूरोप हो पाना, क्या डिफेंस कैपेबिलिटीज सिर्फ बढ़ाने से पॉसिबल होगा, या यूरोप के अंदर भी जिस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उस तरीके से फिर से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे? और यूरोप के जो लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं। एक जमाना था, एक टाइम था जब यूरोप लड़ रहा था। आज यूरोप के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वॉर हो। उनको पता है न्यूक्लियर डिजास्टर का मतलब क्या होता है। उनका भी एक रेजिस्टेंस है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको डिफेंस को बढ़ावा दे रही हैं, वो कितने टाइम तक पावर में रहेंगी? तो लोगों का भी रेजिस्टेंस रहेगा यूरोप में। वर्ल्ड वॉर 3, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा इसकी वजह से, जब यूरोप भी 2030 के बाद अपने आर्म्स एंड एमिनिशंस को बढ़ा लेगा? वर्ल्ड वॉर 3 बिल्डअप तो अच्छा है, एक डिफेंस का रिएक्शन आएगा हर जगह से, एक रियल थ्रेट की तरह परसीव किया जाएगा यूरोप को भी, लेकिन ये एक तरीके का कोल्ड वॉर एरा होगा, एक नया कोल्ड वॉर, जहां पर यूरोप, रशिया और अमेरिका, ये तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन जाएंगे। और यहां पर शांति स्टैब्लिश करने की जरूरत है भारत जैसे देश को। आप मुझे बताइए कि इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को और बढ़ाना चाहिए, यूनिफाइड करना चाहिए, या पीस एंड कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए? स्टिल रिस्क द एस्केलेशन ऑफ एग्जिट, स्पेशली विदाउट यूनिफाइड कमांड और रैशनलाइज्ड पोस्चर्स। तो वर्ल्ड वॉर 3 एक सामने एक इशू, एक मुद्दे की तरह दिखता है, जो यूरोप बहुत अच्छे से जानता है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूरोप का रोल रहा, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूरोप का रोल रहा, और आज यूरोप अगर इस दिशा में जा रहा है तो वर्ल्ड वॉर 3 कितनी दूर है? एक सवाल है आप लोग के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएंगे। वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यहां पे दिस इज अ क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जामिनेशन, आप मुझे जरूर बताइए इसका आंसर। स्टडी आईक्यू की तरफ से आज लास्ट डेट है एक मेगा सेल की, द बिगेस्ट सेल, 47% डिस्काउंट आपको मिल रहा है स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पे। जरूर फायदा उठाइए। आपको यूज करना है कोड ART लाइव कोड, ART लाइव कोड। इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आई विल प्रोवाइड द गाइडेंस टू यू। आप मुझसे बात कर सकते हो अगर आप ART कोड यूज करते हो। माय नेम इज अंकुर त्रिपाठी। आई विल हेल्प यू, मेंटोर यू कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, टेस्ट को कैसे देना है, जब आप आंसर्स लिखते हो उसमें मार्क्स कम आते हैं, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना है। और फाइनली जो बुक्स की एक जर्नी होती है जब आप पढ़ना शुरू करते हो। पहले आप NCERTs पढ़ोगे, फिर एडवांस बुक्स पढ़ोगे, फिर अपनी एक नोट्स बनाओगे, उन नोट्स को कैसे बनाना है और फिर उसको कंसाइज कैसे करना है। सो एवरीथिंग आउट देयर आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। सो जरूर यूज कीजिए ART कोड लाइव। और किसी स्टूडेंट को या पेरेंट को लगता है कि बात करने की जरूरत है, डू कनेक्ट विथ मी ओवर 7303212303। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर यूपीएससी, ऑप्शनल, स्टेट PCS और जुडिशरी। किसी भी सर्विसेज के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। लास्ट डेट इज 15 अगस्त आज ही। जरूर फायदा उठाइए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।